चलो आज स्टार्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ऐसे ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है और ये कंप्लीट थियोरेटिकल है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है और डेफिनेशन वगैरह एक आध है जिसमें लॉ ऑफ मैल्यूज है, ब्रियोस्टर एंगल है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन को हम लोग समझते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वाइब्रेशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको ऐसे समझो कि सिंपली एक सोर्स है। थोड़ा ध्यान दोगे इस पे, कंप्लीट थियोरेटिकल है और जो पिक्चर से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं उसी से समझ में आएगा। ये नेचुरल लाइट है, नेचुरल लाइट, सनलाइट, कैंडल, बल्ब, ये सब हो सकता है। अब ये जो सोर्स है इसको हमने एक डार्क रेड स्पॉट से दिखाया, उसके बाद हमने ब्लू से दिखाया एरो। इसका मतलब इसका वाइब्रेशंस और जितने भी डायरेक्शन हो सकते हैं, तो जितने डायरेक्शन मतलब एक्स वाई जेड, तो एक एरो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान देना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, और जेड को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दें। इसका मतलब जब भी हम नेचुरल लाइट को ऐसे दिखा रहे हैं, यदि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो वाई हम ऐसे दिखाएं और जेड ऐसे शो करें, या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाई ऐसे दिखाएं और जेड को डॉट बना दे। समझ में आया? तो ये सोर्स ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करना मतलब नेचुरल लाइट। ये नेचुरल लाइट अभी कुछ नहीं हुआ, पोलराइजेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सिंपल एक लाइट है। ठीक, वही हमने यहां पर इंडिकेट किया। अब ये वेव हो गया, तो ये वेव के फॉर्म में दिखा है, एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एक डबल एरो वाई और रेड स्पॉट जेड। ठीक, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लाइट को, जिसमें पैरेलल टू द प्लेन कह देते हैं वाई वाले को, और डॉट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वाई को पैरेलल टू द प्लेन, डॉट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं प्लेन पेपर पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया, जो मार्जिन है वो वाई हो गया, तो मार्जिन को हम कह रहे हैं पैरेलल टू द प्लेन। और जब पेन से प्रेशर डालेंगे, डॉट बनाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहां यही कहता है कि जितने भी नेचुरल लाइट हैं, तो नेचुरल लाइट है कहता मिलियंस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, in all directions perpendicular to the direction of propagation of wave. But for convenience, we can assume the rectangular component of vibrations with one component lying on the plane of the diagram, that is y-axis, and other perpendicular to the plane of the diagram, that is z-axis. So y double arrow और z dot. ठीक, अब पोलराइजेशन का मतलब क्या? ये तो हमने सिर्फ अभी रिप्रेजेंटेशन सीखा।
अब लाइट कैसे पोलराइज होता है, पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ये हमारा एक टर्मलाइन क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल इस फॉर्म है, और जो डॉटेड लाइन है ये क्रिस्टल का एक तरह से कहेंगे इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट उसी डायरेक्शन में, ठीक, इसलिए वो ऐसा शेप बना रहा है। तो ये टर्मलाइन क्रिस्टल है, इसका नाम हमने पोलराइजर रखा है। तो लाइट हम लोग क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, और हम लोगों ने पढ़ा C = E0/B0। इसका मतलब एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से, नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा, तभी तो E0/B0 का रेशियो C के बराबर होगा। तो वही कहता है यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही ले रहे हैं, और वो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट वेव को पोलराइज कर सकते हैं, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, साउंड वेव को पोलराइज नहीं कर सकते। जो ट्रांसवर्स वेव है उसी का पोलराइजेशन होगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसका पोलराइजेशन नहीं होगा, ठीक। और दूसरा जो है वो भी टर्मलाइन क्रिस्टल है, लेकिन उसका नाम हमने एनालाइजर रखा है। क्यों, अभी समझ में आएगा। अब यहां ध्यान से देखना, एकदम कंसंट्रेट होके, यहां से हम एक नेचुरल लाइट को पास कराएंगे, और ऑब्जर्व करो वो हो क्या रहा है, एकदम पिक्चर एकदम उसी तरह से हम बनाए कोशिश करके। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट इसके अलॉन्ग है। यहां से नेचुरल लाइट चला, अब देखो क्या हो रहा है। ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डबल एरो क्या था Y, और डॉट वाला Z, Y पैरेलल टू द प्लेन, डॉट Z परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब ये पोलराइजर से पास किया तो लाइट जो मिला वो सिर्फ Y मिला। क्लियर, क्यों कि इसका ऑप्टिक एक्सिस Y के अलॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट Y, इसलिए वाइब्रेशंस अलॉन्ग Y को अलाउ किया, और इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट Z में नहीं है, इट मींस देयर इज नो एक्सलेशन इन द Z डायरेक्शन, इसलिए Z को एब्जॉर्ब कर लिया। यदि इसका Y और Z का टोटल वैल्यू 20 होगा, 10Y 10Z क्या मिला, ओनली 10। इसका मतलब इंटेंसिटी यदि I है तो अब कितना मिल रहा है, I/2। तो लाइट क्या था, अनपोलराइज्ड, क्या मिल गया, प्लेन पोलराइज्ड। इसका मतलब वाइब्रेशंस Z को रोक दिया, Z के वाइब्रेशंस को रोक दिया। अब इसके बाद इससे पास किया, अब ये एरो ज्यादा है, कितने एरो है, मिला कितना, क्यों भाई, फिर और ये एनालाइज कर दिया। अब वो जो I/2 मिला था, अब उसका भी आधा हो गया, I/4। फिर उसके बाद क्या होगा, I/2 डिवाइड होगा I/8। इसका मतलब पोलराइजर किसको कहेंगे, जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर दे। एनालाइजर किसको कहेंगे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगेन पोलराइज्ड कर दे। समझ में आ गया क्लियरली, 100%। लेकिन ये जो पोलराइजेशन हुआ
वो कब हुआ? जब लाइट का नेचर कैसा था? ट्रांसवर्स। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप, फिगर वही है। अब देखो लाइट क्या हो रहा है, ध्यान देना। अनपोलराइज लाइट चला, प्लेन पोलराइज हो गया और वहां भी पोलराइज हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो नीचे वाला एनालाइजर है इसको हम रोटेट कराएंगे। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के, तो लाइट को ये पोलराइज कर रहा, एनालाइज कर रहा। अब इसको हम रोटेट कराते कराते ले जाएंगे, इसके पैरेलल है, अब इसके परपेंडिकुलर। तो देखते हैं क्या होता भाई। तो यदि ये एनालाइजर का ये ऑप्टिक एक्सिस है तो ये एक्सिस रोटेट होता हो और फाइनली ये 90 डिग्री बना दे। तब क्या होता है चेक कीजिएगा ध्यान से, अपने पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पर लाइए, रोटेट कराते गए, 90 डिग्री के बाद क्या मिला? नो लाइट। क्यों भाई? हम आगे पढ़ेंगे कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90। तो क्या बन गया इंटेंसिटी? 0। अब ये क्या इंडिकेट किया कि यदि एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल 90 होगा तो नो लाइट, लाइट कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों एनालाइजर और पोलराइजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव थे तो लाइट पोलराइज हो रहा था, लेकिन यदि पैरेलल हो गया तो लाइट पोलराइज नहीं हुआ। इसलिए लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बट साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। आ गए समझ में क्लियरली? 100%। अब आए नेक्स्ट पार्ट, पोलराइजर एनालाइजर। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है। बिल्कुल वही सिनारियो जो पहले था, कुछ चेंज नहीं किया हमने, ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज किया है बस। बाकी पोलराइजर, एनालाइजर, अनपोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट पहले था वैसा ही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों को मस्टर्ड कलर का मिला है ये क्या है? पोलराइज लाइट, जिसमें Z को एब्सॉर्ब कर लिया और ऑप्टिक एक्सिस Y के अलोंग है उसको अलाउ कर दिया। इसका मतलब ये वाइब्रेशंस प्लेन के पैरेलल है, तो हम इसको कहेंगे किस प्लेन में है? Y के अलोंग, ठीक। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नाम पड़ गया, ठीक। अब हम लोग दूसरा क्या कह सकते? Z। तो Z क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा, तो इस पर 90 डिग्री बनना चाहिए, बन गया 90 डिग्री। इसका नाम क्या पड़ गया? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो कि हम लोगों ने उस प्लेन में पोलराइज हो गया लाइट, मतलब Z वाला एब्सॉर्ब हो गया। इसलिए वाइब्रेशंस क्या हुआ? रेस्ट्रिक्ट हो गया किस एक्सिस के अलोंग? Y के अलोंग। इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गया? अब देखो लिख दिया है, when unpolarized light is incident on the polarizer, the vibrations parallel to the crystallographic axis are transmitted and those perpendicular to the axis are absorbed. Therefore, the transmitted light is plane polarized. तो क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड हो गया, ठीक। The plane which contains the crystallographic axis and vibrations transmitted from the polarizer is called
प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, और जिसमें प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आ गए समझ में? नेक्स्ट पार्ट एकदम का कंप्लीट थ्योरेटिकल है। अब लॉ ऑफ मैल्यूस क्या कहता है? लॉ ऑफ मैल्यूस कहता है कि एनालाइजर और पोलराइजर, हमने पोलराइजर रखा ऐसे, फिर एनालाइजर था, एनालाइजर के एंगल को रोटेट करते गए, तो यहां पर वही है, पोलराइजर है, ये हमारा एनालाइजर है, इसको रोटेट कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लिया। इसका एम्पलीट्यूड ए था, किसका? पोलराइजर का। अब एनालाइजर ने क्या किया भाई? एंगल थीटा बनाए, तो एनालाइजर के अलोंग क्या हो गया? ए कॉस थीटा। तो लॉ ऑफ मैल्यूस कहता है व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर varies directly proportional to the cosine of the angle between analyzer and polarizer। ठीक, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी अलोंग एनालाइजर क्या भाई? ए कॉस थीटा, और ये है परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। तो कहता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन कंपोनेंट। इसका मतलब यहां पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर ये हम लोग कांस्टेंट यूज कर लेंगे, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ध्यान दोगे इसको हम पूरे क्वांटिटी को इसका एम्पलीट्यूड मान लें, मतलब इंटेंसिटी आई नॉट, तो ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए। हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसलिए हम लोग आई को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए इज इक्वल टू ए नॉट क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। एम्पलीट्यूड ऐसे वैरी करेगा और इंटेंसिटी ऐसे वैरी करेगा। अब हो सकता है आपसे एक यहां पर मेरे दिमाग में जस्ट आया, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि इस ग्राफ से हम लोगों को ये कैसे पता चल रहा है कि इंटेंसिटी 0 हो रहा है? कब? जब थीटा का वैल्यू 90 है। तो आप ग्राफिकली देखो थीटा का, या ऐसे थीटा 0 डिग्री डालो, इंटेंसिटी क्या बन रहा है? cos 0 पर आई नॉट। थीटा का वैल्यू डाल दो 90 डिग्री, क्या बन रहा है? इंटेंसिटी 0। थीटा का वैल्यू पाई डाल दो, इंटेंसिटी क्या बन रहा है? बोलो जल्दी से। कॉस पाई का वैल्यू -1, तो भी आई नॉट बन रहा है। बन रहा है? ग्राफिकली देख लो, ये हमारा इंटेंसिटी, एंगल थीटा, थीटा का वैल्यू 0, बताओ कितना इंटेंसिटी? आई नॉट। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, पाई बाई 2, इंटेंसिटी कितना? 0। अगेन पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई, इंटेंसिटी बिकम्स आई नॉट। ग्राफ ऐसे आ जाएगा। इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो ऐसा बनेगा। आया समझ में? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों का। क्लियर हो गया? 100%। थीटा 0 सब कुछ लिख दिया है, तो ग्राफिकली भी समझ सकते हो। थर्ड केस क्या बन गया? अभी जस्ट हमने बताया थर्ड क्या बना? अनपोलराइज लाइट कहा था इंसिडेंट हो रहा है एनालाइजर पर, तो इंटेंसिटी क्या बन रहे हैं? 1/2। बताया था ना, आई बिकम्स आई बाई 2, तो एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगा? हाफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट।
अब कहता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जब होता है तो इसी को ब्रियोस्टर ने फाइंड किया था कि जब अनपोलराइज लाइट पास कर रहा है किसी रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब से, तो कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, और उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको उसने नाम दिया एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसी को ब्रियोस्टर ने डेवलप किया, इसलिए नाम पड़ गया ब्रियोस्टर्स लॉ। तो ये देखो ए और बी दो मीडिया, ए एयर हो गया, बी रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस, और म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये नॉर्मल है, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या हो गया? पोलराइजिंग एंगल, क्योंकि ब्रियोस्टर ने फाइंड किया इसलिए नाम ही पड़ गया आई का थीटा पी। अब ये कहता है कि जब ये लाइट पास किया अनपोलराइज्ड लाइट, तो यहां से देखो ये पोलराइज हो गया, ये भी मतलब ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड। तो कहता है कि जो रिफ्रैक्टेड है वो अनपोलराइज रहा, और रिफ्लेक्शन में पोलराइजेशन हुआ, देख लो वाई कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए। अब रिफ्लेक्शन जो हुआ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही ब्रियोस्टर ने फाइंड किया। अब यहां रिलेशन क्या आ गया, ध्यान दोगे, ये एंगल कहता 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये क्या बना, ये आर एंगल ऑफ ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना बनेगा। तो ये दोनों इक्वल है, आप आई लेके चलो, और ये आर, तो आई और आर इक्वल, तो ये है हम लोग क्या लिख देंगे इसको 90 डिग्री माइनस आर लिख देंगे। तो ये आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक लिख दिया। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो ये कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस आर बनेगा। अब कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब 90 डिग्री माइनस आई प्लस 90 डिग्री माइनस आर दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक। तो 90 और 90 कैंसिल हो गए, आर का वैल्यू कितना मिल गया, जल्दी बताओ, 90 माइनस आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई रहने देंगे, साइन आर को लिख दोगे 90 डिग्री माइनस आई साइन आई कॉस आई, साइन बाई कॉस क्या कहलाता है, टैन कहलाता है, और इस आई का नाम क्या दिया इसने, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर, टैन थीटा पी। आगे समझ, अब इसको हो सकता है कह दे कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो लिखे हो, इसको क्रिटिकल एंगल के फॉर्म में भी लिखो। तो म्यू हम लोग क्या सीखे थे, बोलो 1 बाई साइन सी, मतलब साइन थीटा सी, याद आया। तो म्यू की जगह पर आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा सी, और ये टैन थीटा पी, ऐसे लिख सकते। आगे समझ में, मैथमेटिकल पार्ट ये था, ये यहां पर है। तो कहता है इंसिडेंट लाइट वेव इज मेड ऑफ पैरेलल वाइब्रेशंस, पैरेलल वाइब्रेशंस को वाई, और उसको हम लोग पाई कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक। ऑन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर, दैट इज जेड एक्सिस, जेड को सिग्मा कंपोनेंट्स भी कहते हैं।
पाई और सिग्मा कहां पढ़ा था? केमिस्ट्री में, हाइब्रिडाइजेशन में, है ना? वही चीज यहां पर यूज किया है। अब कहता है एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा पी, at a particular angle of incidence, that is polarizing angle, the parallel components completely refracted, whereas the perpendicular components partially get refracted and partially get reflected. That is, reflected components are in perpendicular plane of vibration and hence plane polarized. तो सिंपल यहां पर ब्रियोस्टर ये कहता है, सिंपली इतना समझेंगे, the at particular angle of incidence, that is angle of polarization, the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको हम ब्रियोस्टर एंगल भी कह सकते हैं। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द मीडियम इज ग्रेटर दैन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। और वही अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, थीटा पी प्लस आर लिख दो या आई प्लस आर, 90 डिग्री आर का वैल्यू निकाल लिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने इस फॉर्म में निकाला। आप सिंबल यूज करो या डायरेक्टली जो हमने आपको मेथड बताया। तो ये हमारा ब्रियोस्टस लॉ हो गया। लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि लाइट का डेविएशन होता है। तो यहां पर कहता है कि जे अनपोलराइज्ड लाइट एयर में, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उस पर ये इंसिडेंट हुआ और यहां पर कोई ऑब्जर्वर है इसके अलोंग, और वो ऑब्जर्वर देख रहा है कि जब इसका इंटरेक्शन इसके साथ हुआ तो लाइट पोलराइज नहीं हुआ। लेकिन यहां ऑब्जर्वर जब रहेगा परपेंडिकुलर तो यहां पर लाइट क्या हो रहा है? पोलराइज हो रहा है, और इसके बीच में कहीं रह रहा है तो पार्शियली पोलराइज्ड हो रहा है। तो स्कैटरिंग जब हो रहा है तो उस कंडीशन में पोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए टॉपिक का नाम पड़ गया पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो कहता है कि हाँ, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होता है डस्ट पार्टिकल पर या स्कैटरर पे या एटम्स पर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूल के हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपने डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, मतलब दैट इज वाई एंड जेड। तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशंस पैरेलल टू द डबल एरो जो हमने वाई बताया था, कैन नॉट सेंड एनर्जी टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ सन, क्योंकि उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सलेशन का उसके अलोंग नहीं है। तो जब ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होगा तो वाइब्रेशंस क्या होगा? जेड के अलोंग हो जाएगा। इसका मतलब वाई एब्जॉर्ब हो गया और जेड को अलाउ कर दिया, तो वाइब्रेशंस क्या हो गए? रेस्ट्रिक्टेड हो गए। ठीक है, इसका मतलब लाइट स्कैटर्ड हो गया बाय द मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्शन ओनली जेड कंपोनेंट, जेड के अलोंग हो गया। It is plane polarized perpendicular to the plane of paper. अब इतना जो हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें कैसे सब्सटेंस इस तरह का बिहेवियर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं, एक तो टर्मेलाइन क्रिस्टल का नाम सुना, वो पोलराइजर है। दूसरा पोलराइड्स होता है। तीसरा होता निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म और टर्मेलाइन क्रिस्टल ये सब पोलराइजर है। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं, तो हम लोग सन ग्लास यूज करते हैं और थोड़ा महंगा सन ग्लास यूज करते हैं। तो जितना महंगा होगा उतना लाइट को पोलराइज करेगा। इसलिए यदि सन ग्लासेस कॉस्टली है, जैसे रेबैन कंपनी बनाती है, तो जब हम सनलाइट 12 PM मतलब 12 बजे दोपहर में भी देखें तो इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो पोलराइज शीट्स लगा हुआ है वो इंटेंसिटी को कट कर देता है, वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कार में जो विंड स्क्रीन यूज करते हैं, जो पहले फिल्म चढ़ाए जाते थे, अब बैंड हो गया है, वो क्या करता था? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कट करता है। वैसे ही हम एयर कंडीशन जो कंपार्टमेंट होता है ट्रेन में, उसमें देखा होगा कि जो ग्लासेस लगे रहते हैं वो पोलराइड्स के लगे रहते हैं। वो कितना भी लाइट रहेगा इंटेंसिटी को वो कट कर देता है। तो सन ग्लासेस में हम लोग यूज करते हैं।
विंड स्क्रीन में यूज करते हैं, तो उसका यूजेस है। तो यहाँ पर जो पोलराइड्स है इसके दो टाइप है, एच को एच पोलराइड कहते हैं, और ये पॉलीविनाइल अल्कोहल बनता है जिसमें पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये मॉलिक्यूल्स मतलब एक एच पोलराइड्स है और दूसरा के पोलराइड्स, और ये दोनों पॉलीविनाइल अल्कोहल का है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो फिल्म यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अब तो खैर बैंड है, तो जैसे आपने देखा होगा उस फिल्म का आपसे पूछा जाता परसेंटेज कितना है। तो पहले जब कार पे विंड स्क्रीन हम लोग यूज करते थे तो कहता था कि 30% मतलब 30% को कट कर रहा है, 40% 40% को कट कर रहा है, 100% पूरा ब्लैक कोटेड हो जाता था, तो वो तो बैंड हो गया, अब तो लगा भी नहीं सकते हैं। तो यहां पर वही है जो यूजेस है पोलराइड्स का, एक पोलराइड सनग्लासेस यूज करते हैं, दूसरा पोलराइड्स फिल्टर्स है, लेबोरेटरी पर्पस में भी इसका यूज होता है, हेडलाइट ऑटोमोबाइल्स में उसमें भी यूज होता है, 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर बनाने में भी पोलराइड्स का यूज करते हैं, और विंड पैंस में यूज करते हैं, और विंडशील्ड ऑटोमोबाइल्स में ये पोलराइड्स का यूजेस है। ऐसे आपसे आपके सिलेबस में सिंपल है, नाइकोल प्रिज्म, टर्मेलाइन क्रिस्टल, पोलराइड्स नाम दे दोगे, और मटेरियल का नाम पॉलीविनाइल अल्कोहल से बनता है, इतना सफिशिएंट है। ये पूरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक, थैंक्स, टाइम पर हो गया, कोई जल्दबाजी नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा डुअल नेचर ऑफ